केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़े जुड़े हैं। आइए उनसे समझते हैं, साल का पहला इंटरव्यू तो सोचा थोड़ा एक स्पेशल इंटरव्यू किया जाए। और सुशील जी आज जैकेट पहनकर आए हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग, अच्छे मूड में लग रहे हैं आज। मार्केट, ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल भी अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए क्या है, बंबई की सर्दियां बस किताबी है। कभी कभी वो मौके मिलते हैं कि जब आप जैकेट सुकून से पहन सको, तो मैंने आज उस मौके को हथिया लिया। इस साल बंबई में ठंड थोड़ी मीठी पड़ी है, मजेदार मौसम है, तो जैकेट का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं सुशील जी। जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर, क्योंकि 2025 में हमारी मार्केट ने ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। कॉस्पी जैसी मार्केट को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो 80% भाग गई, लेकिन उसके अलावा बाकी मार्केट्स, इवन जापानीज मार्केट्स को हमने अंडर परफॉर्म किया। हमारी करेंसी भी काफ़ी ख़राब रही। 2026 को लेकर पहले तो ग्लोबल मार्केट्स, डॉलर, ऑयल, इन सब पर, कमोडिटीज़, इन सब पर आपकी बड़ी कॉल क्या है? देखिए, अंडर परफॉर्मेंस में मेरी पहली टिप्पणी ऐसी है, जो 2024 की सितंबर में हमने अति मचा दी। हम बाकी ग्लोबल मार्केट से आगे चल रहे हैं। भारत राजनीतिक तौर पे विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा, पिछले 10 साल से भारत का मार्केट विश्व गुरु जरूर है। तो जो अति हमने वैल्यूएशंस में और जो पीक बनाने में 2000 सितंबर में इलेक्शन के एंटिसिपेशन में मचाई, वो मचाना अब हो रहा है निकी में, चाइना में, हांगकांग में और ताइवान में। तो अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस साइक्लिकल है। और अब जो हम 2026 में इन सारे ईस्ट एशियन मार्केट्स की धुलाई देख रहे हैं, तो वहां पे इंडिया रेजिलिएंट रह जाएगा। पहला ये बिंदु। दूसरी चीज, जो ग्लोबल मार्केट्स की तीन बड़ी थीम्स मुझे कहीं पे साल भर का, कहीं 3 और 5 साल के, मैं बताते जाऊंगा टाइम फ्रेम साथ में, जो बड़े हमें टेक्टोनिक शिफ्ट नजर आ रहे हैं, वो ये है कि देखिए, प्रेशियस मेटल्स का सट्टा एक टाइम तक मजबूत पकड़ता जाता है और उसके बाद वो साइकिल शिफ्ट होती है। एग्री कमोडिटीज और एनर्जी कमोडिटीज के अंदर में सट्टा बहुत जोर से एक्सपैंड होता है। तो वो आगे पीछे महीने 2 महीने की बात है। मैं गोल्ड सिल्वर पर फिलहाल कुछ महीनों से गलत हूं, तो उस पर मैं बहुत स्ट्रांग टिप्पणी नहीं दूंगा। पर क्रूड ऑयल हम आगे चल के और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में चार्ट के साथ। सारे अंडर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, और क्रूड ऑयल में भयंकर तेजी है अगले 5 साल। और वो भयंकर तेजी ही स्टॉक मार्केट की तेजी का प्रूफ है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्री कमोडिटीज में अपनी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले बात हुई थी, गुआर गम जैसी और ये हल्दी जैसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में 2 गुना 3 गुना भाव हो जाएंगे। और हम ग्लोबल मार्केट्स में शुगर का फाइनल बॉटम देख रहे हैं, वो पोस्टपोन्ड हुआ है। तो ये अब शुगर का भी वो फाइनल बॉटम आने लग गया। अगर बलरामपुर चीनी में यहाँ से 1000 रुपए की कॉल हमारे क्लाइंट्स के साथ हमने कि 2 साल में ये भाव आ जाए, ये हमने अगर डिस्कस किया, तो एग्री कमोडिटीज और एनर्जी कमोडिटीज की एक बड़ी साइक्लिकल शिफ्ट, थीम नंबर 1। थीम नंबर 2, जो कंप्लीट कंसेंसस बना हुआ है कि फेड तो बेचारा हो गया, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, उसको रेट्स काटना पड़ेगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन का अगर एक्सप्लोजन आ रहा है सामने, जो हम बाकी की भी डेटा को एनालिसिस करते हैं चार्ट के सिवा, और अमेरिका विल बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड। तो डॉलर इंडेक्स एक बार 103 तक जाए, वहां हम फैसला लेंगे कि 120 का ब्रेकआउट आ रहा है, या एक टेम्पररी 6 महीने की डिक्लाइन वापस 95 तक आएगी और उसके बाद 120 जाएगा। तो एक तो अगले 5 साल की थीम की डॉलर बहुत मजबूत हो जाएगा, और साथ में रेट्स अगले साल 1.5 साल अक्रॉस द यील्ड कर्व अगर बढ़ेंगे, तो ओवर हीटेड यूएस इकोनॉमी विल क्रिएट अ सरप्राइज आफ्टर द इनिशियल करेक्शन। जो इनिशियल ग्लोबल मार्केट्स का करेक्शन हम जनवरी का अंत तक, फरवरी से कहीं से भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी थीम को हम देख रहे हैं, जो कि शिफ्ट इनटू एनर्जी एंड एग्री कमोडिटीज एंड ओवरहीटिंग ऑफ यूएस इकोनॉमी, दैट क्रूड के सारे वर्ल्ड के एनर्जी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। भले वेनेजुएला 1% एक्सपोर्ट करता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के कब्जे में, वेनेजुएला भी, वर्ल्ड की बहुतायत जो ऑयल की कैपेसिटी है, अगर एनर्जी डायनामिक्स पूरे वर्ल्ड के चेंज हो जाएंगे, तो इन तीन थीम्स पर येन का जो कैरी ट्रेड है, एक बार 25% का येन का जो करेक्शन हमें अगले 3 से 4 महीने में नजर आता है, वो वही कारण बनेगा ईस्ट एशियन मार्केट्स के कोलैप्स का। और इंडिया ने जो पिछले साल ही अति मचा दी थी और उसके बाद बहुत अंदर गहरी डैमेज है स्टॉक्स में, तो इंडिया के मार्केट्स की जो डैमेज होनी थी वो हो चुकी है, और उसको एशियन मार्केट्स के साथ गिरना जरूरी नहीं है। ये हमारी मेजर ग्लोबल थीम है। और हम इसके आधार पर जो इन्फ्लेशन की जो बड़ी बेट है, हम लास्ट 1.5 साल से लगातार मेंटेन करें एफएमसीजी एफएमसीजी एफएमसीजी। तो अभी भी एफएमसीजी के अंदर अगर कॉलगेट के जैसा स्टॉक यहाँ से साल 1.5 साल में 2.5 गुना हो जाए, वो बाई का ट्रिगर आना बाकी है, एनी टाइम वो आना चाहिए। तो इस तरह के स्टॉक्स में मोटे पैसे बनेंगे,
क्योंकि सारे संसार में कॉम्प्लेसेंस और एक कन्वीनिएंट एडजस्टमेंट लोगों ने अपने माइंड में कर लिया कि रेट्स को तो घटना ही पड़ेगा। तो परिवर्तन ही एकमात्र एकमात्र स्थायी सत्य जो है, वो परिवर्तन ही है संसार में भी और स्टॉक मार्केट में भी, और डेटा हमें बता रहा है कि ये इन्फ्लेशन को लेके अब कॉम्प्लेसेंसी जो है उसकी जगह रीपोजिशनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर तेजी कैसे आएगी? यूएस में तो इन्फ्लेशन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और वहां तो इन्फ्लेशन आती है तो मार्केट गिर जाता है, और अगर यूएस गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। ऐसा है ना जी, जनमानस को पूरा एक सिस्टमैटिक, इस सिविलाइजेशनल फ्लॉ ये है कि मासेस को ना विचारों की अफीम पिलाई जाती है। एक बहुत कॉमन सेंस के सिंपल उदाहरण से समझिए। 2 लोग हैं, दोनों ₹100 कमाते हैं। एक व्यक्ति ₹80 खर्च करता है और एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड और लोन लेके ₹120 खर्च करता है। बहुत सिंपल मॉडल आपको दे रहा हूं समझने के लिए। तो 100 की कमाई दोनों की सेम है। एक आदमी ज्यादा खर्च करता है, कम करता है, यानी एक आदमी ₹20 बचा रहा है, एक आदमी ₹20 उधारी ले रहा है। अब अगर 10% का इन्फ्लेशन आया, दोनों की कमाई 110 हो जाएगी, पर एक व्यक्ति का खर्चा 80 से 88 हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का खर्चा 120 से बढ़ के 132 हो जाएगा। तो इन्वेस्टिबल सरप्लस और इन्वेस्टिबल डेफिसिट यानी बोरोइंग, वो भी इन्फ्लेशन के अनुपात में बढ़ती है। और इस एक सिंपल विचार से आप समझ सकते हो कि गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा, अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा इन्फ्लेशन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसके पास इन्वेस्टिबल सरप्लस है। तो इन्फ्लेशन से कभी नहीं डरना। इकोनॉमिक्स के अंदर में भ्रांतियां जो फैलाई गई है, किताबी बातें जो अधूरी बात पढ़ के लोग फैला देते हैं, इकोनॉमिक्स में कुछ भी बढ़ना या घटना दोनों खराब नहीं है। Unanticipated change due to which economic agents cannot make adjustments and adapt to the new world, वो खराब होता है। एंटिसिपेटेड चेंज ऑलवेज प्रॉफिट का कारण होता है, चाहे रेट्स बढ़े चाहे इन्फ्लेशन बढ़े। बिना इन्फ्लेशन के तो शेयर बाजार का भट्टा बैठ जाएगा। अगर कोलगेट जैसी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी या आईटीसी जैसी कंपनी का भी एक बार सरकारी प्रकोप से जो भट्टा बैठा है, इन कंपनियों का मूल यही है कि कितना भी इन्फ्लेशन आ जाए, लोगों को इनका सामान खरीदना ही पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन, बिनाइन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल बुल मार्केट्स। ये भ्रांतियां जो फैलाई गई है, कॉमन सेंस को लोग भूल जाते हैं, किताबों में पागल हो जाते हैं। 2004 से 7 का वो फेज़ मुझे याद है जब एक डिसेंट इन्फ्लेशन और डिसेंट ग्रोथ थी हमारे देश में। सबसे बड़ी बुल मार्केट तभी आई थी। मुझे वो फेज़ इसलिए याद है क्योंकि उस समय सैलरी हाइक्स भी उसी हिसाब से उतनी शानदार हुआ करती थी, तो वो फेज़ एक अलग ही था। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ आपने एफएमसीजी की बात तो कर ली, लेकिन निफ्टी पर आपने एक अग्रेसिव टारगेट लिया था, आई थिंक 30,000 का, लेकिन आपने कहा था उससे पहले एक बार के लिए शायद मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो जाएगा, तो वो व्यू इंटैक्ट है क्या? 30 नहीं, हमने 32,000 का लिया था और मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आपसे यहाँ मंजूर नहीं कर रहा हूँ कि अग्रेसिव है। आप ये देखो 11-12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप लगा लो बॉटम टू बॉटम, और टॉप्स के ऊपर में क्या है ना, थोड़ा सा वो इमोशनल जब परकअप आता है तो और 2% एक्स्ट्रा जोड़ लो। तो अगर 26,000 की निफ्टी 32,000 हो जाती है 1.5 साल में, है यहाँ से 2027 की जुलाई तक मान लो, तो 1.5 का पौने 2 पकड़ लो, पर आप 1.5 ही पकड़ो, तो 11% इंटू 11%, 22 23 24% हो गए, 2600 2600 5200, 20% अगर यहाँ से निफ्टी बढ़ जाती है तो 32,000 आ जाता है। देखिए ब्लू वाटर्स में, जब अनचार्टेड टेरिटरीज में, जब जब पानी का जहाज या आसमान में जहाज उड़ जाता है, तो बहुत बड़ा रोमांच प्रतीत होता है। तो 32,000 तो बहुत सामान्य बात कही है मैंने। मैं अगर आपको कहूं कि 2032-33 तक 50,000 निफ्टी हो जाएगी, तो थोड़ी भ्रिकुटी तननी चाहिए, पर वो भी गलत नहीं है। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल कामकाज करते रहें, वी रिमेन द करप्ट इनएफिशिएंट इंडियंस, तभी 11-12% निफ्टी का इंडेक्स फंड आपको कंपाउंडेड ग्रोथ देता रहेगा। तो मैं तो बहुत कंजर्वेटिव फोरकास्ट दी है आपको। ठीक है, कंजर्वेटिव फोरकास्ट दिया आपने। चलिए अब आते हैं थोड़े से स्टॉक्स पर। आपने एफएमसीजी की बात कर दी, आपने एक दो एफएमसीजी के नाम भी ले लिए। एक्स ऑफ एफएमसीजी यहाँ से, और पहले बड़े स्टॉक्स की बात करेंगे, फिर छोटे स्टॉक्स पर आएंगे। निफ्टी के स्टॉक्स में या लार्ज एफएनओ स्टॉक्स में एक्स ऑफ एफएमसीजी आपकी फेवरेट्स क्या होंगी? नॉन फेवरेट्स की लिस्ट बहुत छोटी सी मुझे अलाउ कीजिए, पहले मैं वो कह दूं। एचपीसीएल, बीपीसीएल जिसमें हम लगातार 5 साल तेजी करते आए, अब हमने अपने क्लाइंट्स को समझा दिया है कि सारे शेयर बेचो एचपीसीएल बीपीसीएल के। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चार्ट कह रही है, खाली हमारा अनुमान कि ऑयल के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। अगले 2-3 साल में इनका भट्ठा बैठता दिखता है मुझे। दूसरी चीज, जो मेटल्स के ऊपर में जो परकअप है, मेटल्स के ग्लोबल डायनामिक्स ऐसे हैं कि अब मेटल्स में भट्ठा बैठेगा, तो इन दोनों को छोड़ के घूम फिर के बारी बारी से सबका नंबर आएगा।
अब उस नंबर में या तो हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पे कहीं एक्सट्रीम मूव्स दिखेंगे, जैसे अडानी और रिलायंस की मैंने बात की कि अगले 5 साल में अडानी 10 बैगर और 10-7 साल में रिलायंस 10 बैगर। पूरी ये कंपनियाँ पहचान नहीं पाओगे 5 साल में दोनों का क्या-क्या कलर हो जाएगा। तो उसके सिवाय अगर मैं थोड़ा मीडियम टर्म पकड़ूँ और जहाँ विरोधाभास है उसका कैसे विरोधाभास का रिज़ॉल्यूशन होगा वो आने वाला वक़्त बताएगा। हमने 4-5 दिन पहले एक स्टडीड कॉल निकाला कि जिस पराज इंडस्ट्रीज़ में जब तेज़ी शुरू होती है तो पूरा सोशल मीडिया बज़ हो जाता है और अभी सन्नाटा छाया हुआ और चार्ट बिल्कुल दब के तैयार है कि यहाँ से इसको स्टॉक को पीना शुरू करो। अगर हम शुगर में भी बहुत भयंकर तेज़ी में कि शुगर के प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे, तो पराज इंडस्ट्रीज़ तो शुगर के प्राइसेज़ के साथ चलता नहीं है। तो पराज इंडस्ट्रीज़ पे पैनी नज़र रखनी होगी कि कंपनी कितना डाइवर्सिफिकेशन कर रही है अवे फ्रॉम शुगर और कितनी वो अपने आप को री-इंजीनियर कर रही है। बस पराज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक में मान लीजिए 20 गुना तक हो जाने का स्कोप 3 से 5 साल में लगता है। अब मैं अगर आपके इंडेक्स वाले सवाल को टोकूँ, जैसे बीच में पराज को इसलिए डाला कि इंडेक्स के बाहर की भी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसको भी ध्यान में रखिए। तो विद इन द इंडेक्स अगर आपको आईटी के स्टॉक्स पे जो कंप्लीट अंडर रेटिंग हो गई और बैंक्स के ऊपर जो कंप्लीट ओवर रेटिंग हो गई, यहाँ हमें एक रिलेटिव परफॉर्मेंस पे रिवर्सल दिखता है कि बैंक्स में हार्डली एनी रिटर्न्स बनेंगे लार्ज बैंक्स में अगले 3-4 साल में। 6 महीने के लिए एक बार एचडीएफसी भी नीचे दब गया, आईसीआईसीआई ऊपर उछल जाएँगे वो अलग बात है। लंबे टर्म टाइम की बात करें, वो लाइमलाइट को हॉग करेगा एफएमसीजी के साथ-साथ आईटी सेक्टर। और मैं इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप 30-40 साल का डेटा उठा के देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। देखिए कन्वेक्सिटी ऑफ रिटर्न्स जो बॉन्ड ट्रेडर्स जानते हैं, करेंसी के सामने अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, तो डॉलर तो लगातार रूपी के सामने बढ़ता गया और स्टॉक मार्केट भी बढ़ता गया, पर हम शॉर्ट टर्म में खुश हो जाते हैं जब जब रूपी स्ट्रांग होने वाला है। यहाँ कन्वेक्सिटी काम कर रही है। जब रुपया 10% एप्रिशिएट करता है, स्टॉक मार्केट 22-25% ऊपर बढ़ जाता है। और जब रुपया डेप्रिशिएट करता है, रुपया 10% डेप्रिशिएट करेगा, स्टॉक मार्केट 5% ही डेप्रिशिएट करेगा। तो जो बीटा कंप्रेशन है रूपी डॉलर के और हमारी निफ्टी के साथ में, इस बीटा कंप्रेशन में हाईएस्ट बीटा कंप्रेशन एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स का है। जो डैमेज आईटी स्टॉक्स ने पहले कर ली और रुपए ने बाद में की, और अब आईटी स्टॉक्स ऊपर चलने लग गए और रुपया फिर भी डैमेज होता गया। सबसे ज्यादा यहाँ से आईटी स्टॉक्स भागेंगे। हाईएस्ट बीटा कंप्रेशन आईटी स्टॉक्स का और एफएमसीजी का है। तो ये दो हमारे फेवरेट्स हो गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडेक्स के अंदर में अब अगर जो एनबीएफसीज बिल्कुल आसमान में चले गए हैं, हमें तो टॉप आउट दिखता है चार्ट्स के हिसाब से। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आती है, जो न्यूज़ आती है, वो हमेशा गुलाबी होती है टॉप्स पे। तो हम एनबीएफसीज़ को बाहर रखेंगे। पीएसयू बैंक्स जो थोड़ा इंडेक्स में हैं और कुछ उसके बाहर है, एक बड़े डिप के बाद इनमें भी वापस साल डेढ़ साल का बड़ा आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। और और आईटी एफएमसीजी के अलावा रिलायंस, अडानी हो गए। लार्सन एंड टुब्रो जैसा स्टॉक एक बार करेक्शन देना बाकी है। बाकी तो इंजीनियरिंग के स्टॉक्स जो हैं, जो आपके पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं और जो आपके नेशन बिल्डिंग वाले जितने भी स्टॉक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो नॉट जस्ट आउट ऑफ अ फंडामेंटल बायस, उन सब की चार्ट्स लॉन्ग टर्म में पॉइज्ड है, पर एक डिप का इंतजार है उनमें। एक रीजनेबल करेक्शन की जरूरत है और उसके बाद फिर उनका भी 3-4 साल का एक तरफा लंबा रिलेटिव वैल्यू पे फेज आना चाहिए। अच्छा सुशील जी, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि शायद वो आपकी लिस्ट में ना हो, लेकिन ट्रेंड का चार्ट क्या कह रहा है? ट्रेंड में वो लोग बुरी तरीके से फंसे हैं और आज भी एक्सीडेंट ऑफ द डे करीब करीब 7-8% नीचे है स्टॉक। ट्रेंट हमारे यहाँ पे बाई की लिस्ट पे है और जितना भी जो एक्सीडेंट आ जाए, देखिए क्या है, दांव को टुकड़े टुकड़े में लगाया जाता है। अगर अगर पीसीआर चाहे तो हमारी ये चार्ट स्क्रीन से शेयर करें। आप देखें ट्रेंड के अंदर में ये जो हाईएस्ट पीक था 8,345 से, जो घटते घटते पूरी वेव काउंट कंप्लीट हो गई। ये नया बुल जो स्टार्ट हुआ है, उसी में जो डिसबिलीफ का कोलैप्स है। अब जिस दिन ये लास्ट 2-3 दिन के स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, तो हम वापस से अग्रेसिव कॉल रीएक्टिवेट कर देंगे कि पोजीशंस को बढ़ाओ। हम ट्रेंड में मानसिक रूप से तैयार है कि अगले 2 साल में ट्रेंड यहाँ से 3 गुना हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्षण-क्षण का सौदा और एक लंबे ट्रेंड का सौदा अलग है। वो सौदा अभी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, पर पूरे रंग-ढंग है कि वो कलर लौट आएगा। अभी ये जो पैनिक और घबराहट है, इसमें अपनी रिस्क कंट्रोल के हिसाब से जितने शेयर्स संभाले जा सकते हैं उतने रखिए और पिछले स्विंग हाई को क्रॉस करने के बाद अग्रेसिव तेजी वापस शुरू कीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ छोटे स्टॉक्स पर। एक तो आपने नाम ले लिया, वैसे छोटा नहीं है प्राज, लेकिन इसके अलावा एफएनओ या नॉन एफएनओ में आपकी बिग बेट्स क्या होंगी इस साल की? लिस्ट बहुत लंबी है अनुज जी, और उनको क्या है ना, समय पे जब उनका पूरा रिवर्सल आ जाए तब बात की जाती है। अब जैसे 1 साल के नजरिए में
हमें मीडिया के 7-8 स्टॉक्स लगते हैं डबल हो जाएँगे, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो ज़ी हो या एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जैसा छोटा स्टॉक खाली रैली करते-करते भी यहाँ से 3 गुना हो जाए। आपका नेटवर्क 18 का स्टॉक डबल ढाई गुना हो जाए। तो मीडिया के सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक-एक करके ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि एम्बर इंडस्ट्रीज़ है, एफ-एंड-ओ में भी है, आप इसको छोटे स्टॉक में भी गिन सकते हो। 6,620 के भाव पे हमने इसमें बाय कॉल जनरेट किया कि ये 12,000 का भाव लगता है साल पूरा होने के पहले-पहले। अगर यूटीआई एएमसी जैसा स्टॉक भी दबा हुआ है, कुटा हुआ है, पिटा हुआ है और इसने कैपिटल मार्केट्स के सारे स्टॉक्स की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लैगार्ड है। अब इसकी वो साइकिल आ रही है कि 1000 वाला 2000 हो जाए साल भर में तो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसा स्टॉक जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हिंट की थी कि एब्रेसिव्स के जो स्टॉक्स हैं, अगर अगर एक बार यहाँ से 50% बढ़े वापस आज के लेवल को रीटेस्ट करे और उसके बाद 4 बैगर हो जाए 3-4 साल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगर मैं आपके साथ लौटूँ कि ये जो व्हर्लपूल है, हिटाची है, जॉनसन हिटाची कंट्रोल जिसका नाम अब चेंज हो गया है, बॉस्क होम अप्लायंस कुछ हो गया है। ये इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जितने भी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले, ये हमें सब यहाँ से 80% से 100% बढ़ते लगते 2026 की बेट पकड़ लो। अब अगर आप छोटे वाले थोड़े से केमिकल फ फार्मा केमिकल्स को पकड़ो मान लो कि कैमलिन लाइफ साइंसेज़, 1 साल में अगर यहाँ से ढाई गुना हो गया तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। क्वेस कॉर्पोरेशन, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 4-5 गुना भी हो सकता है 4 साल में, उसको टुकड़े-टुकड़े में पोज़ीशन को बनाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 200 वाला हम 600 की चाल के लिए खेल रहे हैं, फिर 600 आने पे डिसाइड करेंगे बेचना है कि हम 1200 तक खड़े रहें। तो मैरिको विल डबल फ्रॉम हियर बट पहले 30% का डाउनसाइड है। 30% अभी हमने शॉर्ट सेल बोला है और उसके बाद यहाँ से हमें लगता है कि वहाँ से मैरिको भागेगा। अगर मदरसन फ्यूचर्स हमें लगते हैं 200 का भाव हो जाएगा पर एक बार 20% का करेक्शन है। तो भारत डायनामिक्स यहाँ से 60-70% भाग जाए। एनएमडीसी जैसा स्टॉक में साथ में बाई सेल दोनों बता दूँ, हमें लगता है एनएमडीसी का स्टॉक यहाँ से आधा हो जाएगा। 50% ड्रॉप मेटल्स की और माइनिंग की आगे एक बार बैंड बजनी है और वो पिक्चर आने लग गया। अब इरेडा जैसा स्टॉक यहाँ से 3 बैगर हो जाए या आईआरसीटीसी और आरवीएनएल पे हमारी पहले ही बात हो चुकी कि अंत के बड़ी मूव है। अब एम्बेसी डेवलपर्स जैसा रियल एस्टेट का स्टॉक जो सबसे ज़्यादा मार खाया हुआ है और जिसकी बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ है, पुराने इंडिया बुल्स की भी बैलेंस शीट के इश्यूज़ को इनहेरिट किया, तो जो मोस्ट अंडरडॉग स्टॉक है, अगर हमको रियलिटी के अंदर में 60, 70, 80% की रिटर्न्स लगती है, उसमें सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर बट बिकॉज़ रिस्क भी उसकी ज़्यादा है। एम्बेसी डेवलपर्स यहाँ से 4-5 गुना हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है, साल भर में। मैं 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे हमारे जो रीसेंट कॉल्स हैं, अब सीएससी में 50% बढ़ जाए या ओरिएंट पेपर जैसा स्टॉक अगर यहाँ से 60-70% बढ़ गया, इंगरसोल रैंड 75% बढ़ गया, तो दुनिया भर की ट्रेडिंग बेट्स है। येस बैंक जो हमने नीचे ₹16 से बेट ली कि 32 हो जाएगा, अब वापस उसमें बाई आ गया, एक छोटा करेक्शन देके कि 30 की चाल आ गई, 35-40% ये बढ़ेगा। आमरा राजा और एक्साइड जैसे स्टॉक यहाँ से 40-50% बढ़े, वापस साल के अंत तक 2026 में फिर से करंट लेवल को रीटेस्ट करें और अगले 2-3 साल में 2-3 गुना हो जाएँ। तो इस तरह दो तरफ़ा बीच में मूव्स के साथ-साथ बहुत बड़ी-बड़ी चाल सामने मार्केट में बन रही है। ऑलराइट। पॉली मेडिक्योर जैसा स्टॉक जो अगर 4 से 5 गुना हो जाए अगले 2 साल में तो कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 20 साल में इसी तरह का परफॉर्मेंस आया है। जब इसमें साल भर का करेक्शन आ जाए दबोच लो, 4 गुना हो जाता है, फिर साल भर का करेक्शन आए फिर दबोच लो। तो वापस वो पॉली मेडिक्योर में वो सेटअप आ गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी, मज़ा आया आज और इतने सारे स्टॉक्स पर और इंडेक्स पर बात करके आपके साथ। अगले मंगलवार आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट आपको और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर व्यूअर्स टू एवरीवन और जाते-जाते वीरू का फेवरेट स्टॉक जुबिलेंट फूड वर्क्स ये भी ₹1000 लगता है। चलिए, वीरू सुन